Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट चैप्टर का लास्ट इंटरमीडिएट विच इज़ फ्री रेडिकल। हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जितने भी इंटरमीडिएट हमने लिस्ट करवाए थे हमारे सिलेबस के अंदर, पहले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने वो लिस्ट आपको दिखाई थी। वो सारे इंटरमीडिएट हमने कंप्लीट करे हैं। आज फ्री रेडिकल जो है वो लास्ट हमारा इंटरमीडिएट होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल दिखता किस तरीके से है, तो यहाँ पे आपको ए और बी फ्री रेडिकल्स लिख के दिखाए गए हैं। कोई भी ए स्पीशीज़ होगी और उसके ऊपर एक आपको डॉट देखने को मिलेगा। ये जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पैर में इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की पैर। लेकिन अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाएंगे सिंगल, तो उसे हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पैर में नहीं है। तो किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, इट मीन्स उसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन वन ऑफ द एटम। यानी कि देखिए एक एटम ए के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस आर फॉर्म्ड बाय होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। होमोलिसिस एंड हिट्रोलिसिस आपने वर्ड सुना होगा। हिट्रोलिसिस इट मीन्स कि जो भी मोलिक्यूल होता है उसमें दो एटम होंगे, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और वो नेगेटिव चार्ज पोजेस करेगा। लेकिन होमोलिसिस का मतलब क्या होगा? बॉन्ड का जो फ्यूजन होगा वो इक्वली होगा, यानी कि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बेयर करेगा और दूसरा एटम जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन बेयर करेगा और वो बॉन्ड टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल होमोलैटिक फ्यूजन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ए और बी के बीच में यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि एक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाला एटम पोजेस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाला एटम पोजेस करेगा। यानी कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। In organic reaction, most often are encountered a free radical with an unpaired electron on either carbon or oxygen। यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपको कार्बन एटम के ऊपर फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा या फिर ऑक्सीजन एटम के ऊपर फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्बन एटम के ऊपर अगर आपको फ्री रेडिकल देखने को मिले तो इन तीन टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। कार्बन एटम के ऊपर ये फ्री रेडिकल, और वो कार्बन एटम अनदर तीन सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर कार्बन के साथ फ्री रेडिकल है जिसके साथ एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे विनाइल फ्री रेडिकल। और अगर कार्बन एटम जिसके पास फ्री रेडिकल है अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे एसिटिनिलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम की जो स्पीशीज़ होती है उसे हम एसिटिलीन बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम जिसके पास एक फ्री रेडिकल है तो उसे हम बोलेंगे एसिटिनिलिक फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल के तीन टाइप थे। अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो है वो पैर में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी पैर में इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है तो उसे हम बोलेंगे एन अल्कोक्सी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो अगेन एक आर यानी कि अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उस ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक कार्बोकेटन फ्री रेडिकल आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो पैर में तो ये सफिशेंट है, लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्टेंट के साथ और इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करना वो चाहेगा। एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन रखने वाला, तो वो इलेक्ट्रोफाइल एज ए बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है।
अभी हम अगर जनरेशन देखें तो सिंपल सी चीज़ है, फोटोलिसिस ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होगा, अगर हम उसे तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फोटोलिसिस हमें करना है, यानी कि किसी भी लाइट का हमें इरिडिएशन करवाना है किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर। हमने यहाँ पे लिया है एसीटोन। एसीटोन एब्सॉर्ब लाइट इन वेपर फेज एंड ब्रेक्स टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, यानी कि वेपर फेज के अंदर एसीटोन को हमने लिया। अभी किस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, अगर मैं ये बॉन्ड को क्लीव करूँ तो एक मुझे मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल और एक मुझे मिलेगा COCH3 रेडिकल, ठीक है। अगर मैं इस साइड वाला बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक करूँ तो भी सिमिलर चीज़ होगी, ये CH3 रेडिकल मिलेगा और ये COCH3 रेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल रेडिकल हुआ और ये आपका एसीटेट रेडिकल हुआ CH3CO, ठीक है। तो अगर हमें इस अभी CH3 जो है वो फर्दर रेडिकल में ब्रेक नहीं हो सकता। अगर हम COCH3 की बात करें तो अगर हम CO का कार्बन और CH3 के बीच का बॉन्ड तोड़े तो हमें एक CH3 रेडिकल मिलेगा और एक CO जो है कार्बन मोनोक्साइड एज अ गैस इवॉल्व होगा और हमें CH3 रेडिकल मिलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि CH3 रेडिकल इज़ अ लास्ट रेडिकल जो अगेन फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला जो आपका था फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन, जिसकी वजह से हम मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बन मोनोक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप CH3I की बात करो, मिथाइल आयोडाइड, तो I रेडिकल के तौर पे छुट्टे मिलेगा आपको और CH3 रेडिकल के तौर पे मिलेगा। थर्मोलिसिस यानी कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का यूज़ करेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि यहाँ पे 70 डिग्री का हमने मेंशन करा हुआ है। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड का हमने थर्मोलिसिस कराया तो क्या होगा, देखिए C6H5COO, यानी कि ये वाला जो पूरा कंपाउंड है वो इस साइड राइट साइड रिपीट हो रहा है। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, तो ये जो है वो डबल यानी कि रिपीट हो रहा है। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा वो आप देख लीजिए। बॉन्ड अगर हम इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़े, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने की जो साइन होती है वो इस तरीके की जिगजैग लाइन होती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आएगा, एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आएगा। दोनों स्पीशीज जो है वो हमें सेम मिल रही है, तो हम 2 टाइम्स करके इसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स C6H5CO2, यानी कि C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन होगा जिसके ऊपर रेडिकल होगा। फर्दर अगर इस कंपाउंड का हम क्या करें रेडिकल में, यानी कि इसे हम तोड़े, तो मान लीजिए कि ये वाला आपका रेडिकल एक बना। देखिए मैं आपको एक और कलर से बता देती हूँ, पर्पल ले लेते हैं। देखिए ये वाला एक आपका रेडिकल बना, ठीक है, ये पूरा रेडिकल बना। अभी इसमें आप देख सकते हो कि CO2 एज अ गैस इवॉल्व हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड को तोड़े तो C6H5 यानी कि बेंजीन जो है वो हमें रेडिकल के तौर पे मिल सकता है और CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा। तो अगर 2 मोलिक्यूल हम C6H5CO2 के लें तो हमें 2 रेडिकल मिलेंगे बेंजीन मोलिक्यूल के, बेंजीन रेडिकल के, ठीक है, और 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट हमारा बेंजीन रेडिकल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखेगा। AIBN यानी कि एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्रिल। देखिए एजो यानी कि N डबल बॉन्ड N, आइसोब्यूटाइल यानी कि CMe2 और नाइट्राइल यानी कि CN ग्रुप, ठीक है। तो क्या होगा, N2 गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व होगा, ठीक है। अभी बॉन्ड के जो एरोज है, बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है उसके एरोज जो है वो आपको यहाँ पे फिश हुक एरो यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। नाइट्रोजन और CMe2 का ये वाला जो बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन CMe2 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा फ्री रेडिकल हमें मिलेगा ये पूरा और यहाँ से मिलेगा हमें ये वाला पूरा, दोनों सेम रेडिकल मिलेंगे CMe2 CN। तो ये आप देख सकते हो CMe2 CN, ऐसे हमें 2 रेडिकल मिल रहे हैं और N2 एज अ गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। CO2 कार्बन मोनोक्साइड N2 ये सारे गैस के तौर पे रिमूव होते हैं और बाकी की जो स्पीशीज़ बचेगी वो आपकी एज अ फ्री रेडिकल बचेगी।
तो फ्री रेडिकल को जनरेट करवाने का काम बहुत ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ गैस मोलिक्यूल ढूंढ लेना है, बाकी की स्पीशीज़ के ऊपर आप लगा दोगे फ्री रेडिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी को अगर हम देखिए हमने जनरेशन AIPN से किया, ये आप एक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने थर्मोलिसिस कराया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है थर्मोलिसिस करवा सकते हो। तो ये वाला जो बेंजोइल पेरोक्साइड का हमने थर्मोलिसिस कराया था, एसीटोन का हमने फोटोलिसिस कराया, ठीक है। तो ये 3 मेथड थी फ्री रेडिकल को जनरेट करने की। आप एग्जाम में इस चीज़ को इक्वेशन में लिख के क्या कर सकते हो, थियोरी वाइज उसे लिख सकते हो। स्टेबिलिटी हम अगर देखें तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि कार्बोकेटाइन की तरह एक्ट करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सेम होगी एज कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा हो तो पता होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने सबसे ज़्यादा दी थी। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन यानी कि टर्शरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। The above order of stability is based on the fact that an alkyl group are electron releasing group, ठीक है। फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी कार्बन के ऊपर मिलेगी। तो अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो वो 3 अल्काइल ग्रुप इस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। देन 2 अल्काइल ग्रुप एंड देन 1 अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन फ्री रेडिकल को मिलेगा वो इतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन फ्री रेडिकल। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपको +I इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन देता है कि क्यों टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। क्योंकि इस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा वो न्यूट्रल होकर स्टेबलाइज होगा। फ्री रेडिकल ऑन कार्बन विद ग्रेटर एस कैरेक्टर आर लेस स्टेबल एस, यानी कि ग्रेटर एस कैरेक्टर, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो p का 50% और s का 50%, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो p का कैरेक्टर ज़्यादा है और s का कैरेक्टर कम है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो sp3 यानी कि p का कैरेक्टर बढ़ जाएगा और s का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि ग्रेटर एस कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू sp2 एंड sp3, तो वो होगा लेस स्टेबल। यानी कि sp3 अगर आपका फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो वो सबसे कम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी sp हाइब्रिडाइजेशन वाले की। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू कंजुगेशन स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा आपका फ्री रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा और वो उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है जो इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये दोनों रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस अल्काइल रेडिकल में और यहाँ पे अगर चेन चलती, ठीक है, तो और भी ज़्यादा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख पाते। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजाइल रेडिकल की बात करें तो 3 यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड हैं, तो ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, इस तरीके से एक इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। देन हम अगर इस बॉन्ड का शिफ्टिंग करवाए तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। देन अगर हम इस बॉन्ड का जनरेशन करवाए तो हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल मिल सकता है और अल्टीमेटली हमें अगेन हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे अगर आपके पास बेंजीन रिंग हो। तो अगर अल्काइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है कि बेंजाइल रेडिकल, तो ऑफकोर्स बेंजाइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा आपका फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। Some cyclohexyl free radical are stabilized by non-classical resonance forming bridge free radicals, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल होगा तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन के साथ इस तरीके का ब्रिज बना लेगा, ठीक है। तो ब्रिज बनने की वजह से ये जो होगा वो
फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहे क्योंकि लेकिन रेजोनेंस कहाँ से होगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ब्रोमीन के पास है उसकी वजह से यहाँ पे जो लोन पेयर, यहाँ पे जो आपको ये वाला फ्री रेडिकल दिख रहा है वो फ्री रेडिकल इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ब्रिज बना लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड ना होते हुए भी नॉन क्लासिकल रेजोनेटिंग फॉर्म में हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल की। फ्री radicals are very reactive reaction intermediate and have very short lifetime period. A free radical may couple with any free radical or attack an electronically neutral molecule and generate a new free radical. ठीक है, क्या होगा वो आप देखिए कि अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल स्पीशीज के ऊपर या फिर कपल कर सकते हैं किसी और फ्री रेडिकल के साथ और एक न्यूट्रल मोलिक्यूल को वो फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर वो एक फ्री रेडिकल, अगर कोई एक फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो वो एक न्यूट्रल मोलिक्यूल को जनरेट करेगा। अगर वो न्यूट्रल मोलिक्यूल के साथ अटैक करेगा तो वो जनरेट करेगा न्यू फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल न्यूट्रल मोलिक्यूल फ्री रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मोलिक्यूल बनाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन आप देखिए, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल दो अगर हम यूज़ करें तो आपस में वो कपल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा मिथाइल का, यहाँ पे एक मिथाइल का रेडिकल होगा, यहाँ पे एक रेडिकल होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो CH3 बॉन्ड बन गया, हमें इथेन मिल गया। अगर हमें इथेन फ्री रेडिकल है, दूसरा भी इथेन फ्री रेडिकल है, तो ये CH2 का जो रेडिकल है वो इस CH2 के साथ बॉन्ड बना सकता है और हमें इस तरीके का ब्यूटेन का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, द रिएक्शन इज यूज्ड इन द टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल कपलिंग वो टर्मिनेशन स्टेप में यूज़ होती है कि हम बहुत सारे प्रोपोगेशन स्टेप में हम बहुत सारे फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं और उन फ्री रेडिकल को पकड़ के हम टर्मिनेशन यानी कि एंड के स्टेप में दो फ्री रेडिकल को कपल करवा देते हैं और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, डिसप्रपोनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हायर टेम्परेचर द अल्काइल रेडिकल में अंडरगो डिसप्रपोनेशन, यानी कि प्रपोर्शन जो है वो निकल जाएगा। मान लीजिए कि CH2 और CH2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर इथिलीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये जो CH3 यानी कि मिथाइल बचेंगे वो आपस में कंबाइन होकर इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कपलिंग टेक प्लेस विथ अनब्रांच फ्री रेडिकल, यानी कि जो कपलिंग होगी वो ऐसे फ्री रेडिकल के बीच में होगी जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं हो। ठीक है, वेल डिसप्रपोनेशन प्रीडोमिनेट्स विथ ब्रांच रेडिकल, यानी कि यहाँ पे जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक अलग ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो ब्रांच वाले कंपाउंड के साथ भी पॉसिबल है। अदर कौन सी रिएक्शन है, तो एक सेंडमेयर रिएक्शन है, तो वो आपकी हो सकती है इन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो लिया है वुड्स फिटिंग रिएक्शन का। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल का। ओके, चलिए, आई होप आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमने 11th या 12th स्टैंडर्ड की एराइल हैलाइड के चैप्टर में भी डिस्कशन करा था। एक एराइल हैलाइड कंपाउंड होगा, एक एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, उसके साथ एक हेलोजन एटम है, उसका सोडियम मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाए तो हेलोजन जो है वो इस सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होके एज NaX जो है वो बाहर निकल जाती है। हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाती है, सोडियम मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हेलोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के ऊपर छोड़ के जाएगा विच इज बेंजीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये एक हमारा कंपाउंड बना, एक फ्री रेडिकल बना। अल्काइल हैलाइड के बीच में, अल्काइल और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी होमोलिसिस होगा उसका इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो NaX यहाँ से दूर होगा और अल्काइल जो है एज ए फ्री रेडिकल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड फ्री रेडिकल। तो पहला फ्री रेडिकल हमारा मिला था बेंजीन फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल मिला था अल्काइल फ्री रेडिकल।
तो हम इस दोनों फ्री रेडिकल को ज्वाइन कर दे तो हमें बेंजीन और आर यानी कि हमें एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखने को मिलेगी। हमारे पास पहला प्रोडक्ट क्या था, एरोमेटिक हैलाइड था, उसमें से हमने बनाया अल्काइल एरोमेटाइजेशन यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, तो हेलोजन का रिप्लेसमेंट हमने करा अल्काइल ग्रुप से। तो ये थी आपकी पूरी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ऐसे भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आप नेम रिएक्शन में पढ़ोगे जिसके अंदर फ्री रेडिकल का जिक्र होता है। सो आई होप आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है विथ फ्री रेडिकल। हमने सारे इंटरमीडिएट को डिस्कस करा है। मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोई अगर रिक्वेस्टेड चैप्टर हो जो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करेंगे। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।